हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसकी वजह से इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे डाइपोल के लिए पोटेंशियल, डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उसका बिहेवियर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा। क्वेश्चन है, टू डाइपोल्स हैविंग डाइपोल मोमेंट p and 64p are placed as shown in figure. Find the position of that point from p where electric field is zero. देखिए, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं पॉइंट साइज के, क्योंकि आइडियल डाइपोल पॉइंट डाइपोल होता है। एक का डाइपोल मोमेंट p दे रखा है और एक का 64p, म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि यहाँ इनके बीच में कोई एक पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी जीरो हम है ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है, जिसका p से डिस्टेंस है x और 64p से डिस्टेंस हो जाएगा 25 माइनस x। मैं ऐसा इसलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि P की वजह से इंटेंसिटी यहाँ पर होगी E1, क्योंकि आप समझते ही हैं कि एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी होती है P के पैरेलल। 64P की वजह से होगी E2, जो कि होगी 64P के पैरेलल। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो आए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो आने के लिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट की व्यवस्था हमने करी थी। एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला होता है k 2p अपॉन आर क्यू, मतलब एक्स क्यू। इसी तरह एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला होगा k 2p, p मतलब 64p अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, मतलब 25 माइनस एक्स का क्यूब। इसलिए ये 2 कैंसिल आउट हो गए, p भी कैंसिल आउट हो गए और k भी कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 अपॉन 25 माइनस एक्स का क्यूब। क्यूब रूट ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 4, बिकॉज 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होते हैं, और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4x। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 और x बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो P से 5 सेंटीमीटर पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। एक डाइपोल आपको दे रखा है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं। समझिए कि यहाँ पर जो 2L है, मतलब डाइपोल की लेंथ या दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन, वो है 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें सेंटर से दोनों तरफ कितना डिस्टेंस मिलेगा, तो 3-3 सेंटीमीटर मिलेगा। और उन्होंने हमसे कितने डिस्टेंस पर निकालने के लिए बोला है, 4 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर किसी पॉइंट पर वो चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करके बता दें इंटेंसिटी का रेशो 4 सेंटीमीटर एक्सियल में और 4 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल में। मतलब R बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो R और L कंपेरेबल है, क्योंकि L तो 3 सेंटीमीटर है, R 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर R और L कंपेरेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि R बहुत बड़ा है और L बहुत छोटा है। अगर R बहुत बड़ा और L बहुत छोटा होता तो हम सीधे फॉर्मूला लगा रहे होते 2p अपॉन आर क्यूब और p अपॉन आर क्यूब, तो हम सीधे ही बता देते कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में इंटेंसिटी का रेशो 2:1 है। लेकिन यहाँ हमें पूरा बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सियल वाली इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल वाली इंटेंसिटी दोनों का रेशो निकालने के लिए k 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया k p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। k खत्म हो गया, p खत्म हो गया, कुल मिलाकर हमारे पास आया r
2r into r square plus l square raised to the power 3/2 और अपॉन आया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। इसको सोल्व कर लिया। r कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 4, अंदर हो गए 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर पावर 3/2, खत्म हो गया। और ये हो गया हमारे पास 16 माइनस 9 यानी 7 का स्क्वायर मतलब 49। ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 4 और ये हो गया 125, ये हो गया 49 मतलब हो गया 1000 अपॉन 49। ये हमारे पास ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशो आ गया। मतलब अगर पॉइंट डाइपोल की बात करें और उससे बहुत दूर हो फील्ड पॉइंट तो ये रेशो हमेशा 2:1 आता है। लेकिन अगर अलग अलग साइज का डाइपोल हो और उसके लिए आर कंपेरेबल हो लेंथ ऑफ डाइपोल की तो ये कुछ भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी और इसका मिड पॉइंट है ओ, तो ये सेपरेशन होगा एल और ये सेपरेशन होगा एल क्योंकि इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी 2a। अब सोचिए कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है पी जिस पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसका सेपरेशन यहां से आर है। इसके लिए हमें ए से लेकर इस पॉइंट के तक का डिस्टेंस चाहिए और बी से लेके भी के तक का डिस्टेंस चाहिए। और क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, तो हम पॉइंट के पर ए की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे और बी की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे और दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा। अब इसमें क्रूशियल है ए से के तक का डिस्टेंस निकालना और बी से के तक का डिस्टेंस निकालना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए से इस लाइन ओ के पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं और इस लाइन ओ के को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। समझो ये लाइन हो गई ओ एम और हम बी से भी यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन से काम लेना पड़ेगा कि अगर ये डाइपोल छोटा होता है तो अगर ये बहुत ही पॉइंट साइज का डाइपोल होता तो हम के से लेके एन तक की दूरी को और ए से लेके के तक की दूरी को लगभग बराबर मान सकते थे। करके दिखाता हूँ। तो ए से लेके के तक का डिस्टेंस और एन से लेके के तक का डिस्टेंस लगभग बराबर होता है। अब अगर ये है एल, ये सेपरेशन होगा एल कॉस थीटा। इसी तरह ये एल है तो इधर वाला भी होगा एल कॉस थीटा। इसलिए के से एन तक का डिस्टेंस बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा। इसलिए ये हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। जबकि अगर मैं बी से लेके के तक का डिस्टेंस देखूं तो वो लगभग बराबर होगा एम से लेकर के तक के डिस्टेंस के और वो होगा आर प्लस एल कॉस थीटा। अब अगर हम पॉइंट के पर फाइनल पोटेंशियल रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम ए की वजह से और बी की वजह से पोटेंशियल को ऐड कर लें। ए की वजह से पोटेंशियल होगा के प्लस क्यू अपॉन ए के
प्लस बी की वजह से होगा के माइनस क्यू अपॉन बी के, इसलिए के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन ए के हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा, और बी के हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। दोनों का ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, आर हो गया कैंसिल आउट, अंदर ऐड होके हो गया 2l cos थीटा, ये हो गया के क्यू इंटू 2l cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। के क्यू इंटू 2l को लिख सकते हैं पी, तो के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आर बहुत बड़ा बड़ा और एल बहुत छोटा हो तो ये हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर। सो फाइनली हमारे पास पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट पर जो कि एक डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हो और उसकी डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल बनाता हो थीटा, वो आ चुका है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें एक्सियल पोजीशन की, तो एक्सियल पोजीशन में वो जो पॉइंट होता है वो एक्सिस पर ही होता है, यानी थीटा 0 डिग्री होता है और कोस 0 1 होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास बी का आंसर बन जाता है के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जबकि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में देखें, इक्वेटोरियल पोजीशन में थीटा 90 डिग्री होगा, कोस 90 0 होगा और v हर एक पोजीशन के लिए 0 आएगा। इसलिए अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था जिसमें इधर प्लस क्यू चार्ज था इधर माइनस क्यू चार्ज था, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर था, तो ये वाली लाइन जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके हर एक पॉइंट पर हम जानते हैं इंटेंसिटी तो पी के अपोजिट होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे घटती जाएगी, लेकिन पोटेंशियल हर एक जगह पर 0 ही होगा क्योंकि पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन में 0 होता है पर इंटेंसिटी 0 नहीं होती। फिर हमें एक पॉइंट मिल गया था जहां पोटेंशियल 0 है बट इंटेंसिटी 0 नहीं। अब हम बात कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डाइपोल हमारे आसपास होते हैं, जैसे HCl है, तो एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल है क्योंकि उसमें H प्लस और Cl माइनस चार्ज है, और आप अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो डाइपोल जो है उसका बिहेवियर कैसा होगा ये हम अभी सोच रहे हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंटली भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? तो देखिए मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ए, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। सपोज ये इसका माइनस क्यू चार्ज है और ये इसका प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर होगा ई वेक्टर, और पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में अभी एंगल होगा थीटा। तो हमने किसी डाइपोल को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। अब हम जानते ही हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर लगता है फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर लगता है फील्ड की डायरेक्शन में
और नेगेटिव पर लगता है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा क्यूई फील्ड की डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा क्यूई फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हों जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो, तो बना देते हैं एक टॉर्क जो इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जहां भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जो है उनका मास सेम हो। अगर उनका मास सेम होगा तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा, अदरवाइज वो इधर उधर हो सकता है। वो हमने लास्ट मतलब 11th क्लास में हम पढ़ के आते हैं कि दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। तो जब ये टॉर्क इस पर लगेगा तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों फोर्स मिलके बनाएंगे टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होगा वन फोर्स into perpendicular distance between two forces। एक फोर्स तो हो गया यहाँ पर QE, और दोनों फोर्स के बीच का अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये थीटा है तो भैया ये भी थीटा होगा, डाइपोल की लेंथ होगी 2L, तो 2L sin थीटा ये होगी परपेंडिकुलर सेपरेशन दोनों फोर्स के बीच की, QE और QE के बीच की। तो ये हो जाएगा QE इंटू 2L sin थीटा। Q इंटू 2L को लिख लेंगे P, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। हम जानते ही हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क वेक्टर हो जाएगा हमारे पास P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें P और E दोनों होंगे, यानी आपकी स्क्रीन के लिए इनवर्ट्स या आउटवर्ड्स जिस तरह भी घूम रहा हो वैसे राइट हैंड स्क्रू लॉ से। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमसे कोई इस डाइपोल पर नेट फोर्स पूछे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि QE और QE म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसलिए ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हमेशा ही होगा। मतलब जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होता ही है, लेकिन वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है। ये घूमेगा और थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसके पास टॉर्क मैक्सिमम भी होगा, टॉर्क मिनिमम भी होगा। तो हम सोचते हैं कि थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए टॉर्क का क्या होगा। सोचिए अगर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, डाइपोल उसके पैरेलल हो गया है, यानी ई वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल हो गए। साइन 0 0 होता है तो टॉर्क 0 हो जाएगा। इस स्थिति को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके बाद डाइपोल कहीं जाना नहीं चाहता। मतलब अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो घूमकर फील्ड के पैरेलल हो जाना चाहता है। अब आप उसे थोड़ा बहुत हिला भी देंगे तो वहीं वाइब्रेट कर कर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाना चाहता है। ये हमें मोटे तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एंगल 180 हो तो इस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ई वेक्टर और पी वेक्टर एंटी पैरेलल है। मतलब ई वेक्टर इधर है तो पी वेक्टर इधर है।
यहां पर भी टॉर्क साइन 180 जीरो होता है, टॉर्क जीरो होगा, लेकिन ये जगह होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो होगा पर वो घूम के तो पैरेलल होना चाहता था, आपने उसको एंटी पैरेलल रख दिया, वो टिक तो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे या थोड़ा भी उसको वाइब्रेट करेंगे तो वो घूमकर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना चाहेगा, इसलिए इसको हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला। जहां तक बात है कि अगर हम वैसे ही इसको 180 डिग्री पर घुमा कर रख दें फील्ड के साथ, तो ये टिका तो रहेगा जब तक कि हम इसको डिफ्लेक्ट नहीं करते, डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये घूमकर 0 डिग्री पर आ जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 होता है 1, और तब टॉर्क लगेगा मैक्सिमम ई, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वैल्यू होती है पी। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो होगा, क्योंकि जितना क्यूई फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज में, उतना ही क्यूई फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो ही होगा। नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तब सकता है जब हम 0 डिग्री पर हों, पी और ई पैरेलल हों, अदरवाइज 180 डिग्री पर हों तब भी टॉर्क जीरो हो सकता है। 0 और 180 डिग्री के एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल पर हो तो वहां पर टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड net force experienced by a dipole is always zero, but it may experience torque or it may not experience torque. कोई पूछे कब एक्सपीरियंस करेगा, तो जब 0 और 180 का एंगल नहीं होगा फील्ड के साथ तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और 0 और 180 होगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मान लीजिए हम एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधे आंसर दे सकते हैं कि नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आंसर देना पड़ेगा कि नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, नेट टॉर्क हो भी सकता है, नहीं भी होगा। तो अगर हम टॉर्क और थीटा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो 0 डिग्री पर हम जानते हैं कि टॉर्क जीरो होगा, 90 डिग्री यानी पाई/2 पर हम जानते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम होगा पीई, 180 डिग्री पर यानी कि पाई एंगल पर टॉर्क फिर से हो जाएगा जीरो, 270 यानी 3 पाई/2 एंगल पर हम जानते हैं कि टॉर्क हो जाएगा माइनस पीई, और 2 पाई एंगल पर वो दोबारा से हो जाएगा जीरो, और हमें एक साइनसोइडल ग्राफ मिलेगा। तो हमें साइन थीटा का ग्राफ मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास साइन थीटा का कर्व आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द एंगल फ्रॉम θ1 टू θ2। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल पर पहले से था, अब उसे घुमा के θ2 एंगल पर ले जाना है, तो हमको उसको रोटेट करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा छोटा सा वर्क डन और उसको θ1 से θ2 तक लिमिट लगाना पड़ेगा। रोटेशनल वर्क के लिए आएगा यहाँ पर टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पीई बाहर चला गया, θ1 से θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा
थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2 तक, इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। आप इसे एक्सटर्नल वर्क भी बोल सकते हैं। इतना एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ेगा ओरिएंटेशन को थीटा 1 से थीटा 2 पर पहुंचाने में। एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E. Find out external work done required to rotate the dipole from theta 1 is equal to 30 degree to theta 2 is equal to 60 degree. चलिए ट्राई करते हैं। हम जानते हैं एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला होता है Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 30 डिग्री है और थीटा 2 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारे पास Pe cos 30 माइनस cos 60। तो ये हो गया हमारे पास Pe √3/2 माइनस 1/2। तो ये हो गया हमारे पास Pe √3 माइनस 1/2। यहाँ बस वर्क डन की फॉर्मूला आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फील्ड या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, वो है Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वैसे भी हम पोटेंशियल एनर्जी जानते ही नहीं हैं, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं। तो क्यों ना हम किसी ऐसी जगह को मीन पोजीशन या ऐसी जगह को इनिशियल पोजीशन कंसीडर कर लें जहां हमारे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी 0 होती हो। cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर 0 होती है, तो मैं यूं सोचता हूं कि अगर थीटा 1 बराबर 90 डिग्री ले लूं तो वहां पर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं और थीटा 2 बराबर कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है थीटा, वहां मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू मान लेता हूं। तो मेरे पास रिलेशन बनता है u माइनस 0 बराबर Pe उस 90 मतलब 0 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है मेरे पास माइनस Pe कॉस थीटा, जबकि मैंने 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी हुई है। इस फॉर्मूले से भी 90 डिग्री पर 0 ही आएगी। तो मैंने 90 डिग्री पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर कर ली है, मतलब मैं 90 डिग्री वाले ओरिएंटेशन वाली पोजीशन को एक स्टैंडर्ड पोजीशन की तरह डील करता हूं और इस पोजीशन को मैं बोल देता हूं स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। स्टैंडर्ड पोजीशन पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और किसी एंगल थीटा पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई u। तो अगर हम स्टैंडर्ड पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लें तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यही डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करने का तरीका है। इस हिसाब से अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें तो कोस 0 1 होगा और तब पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस Pe जो कि मिनिमम होगी। वैसे भी हम 0 डिग्री ओरिएंटेशन वाली पोजीशन को बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी में तभी रहता है जब वो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ आ भी रहा है।
फिर अगर हम थीटा बराबर ले लें 90 डिग्री, तो वहां पर cos 90 बराबर हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी 0, जो कि न्यूमेरिकली 0 है, मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो माइनस पी है, पर हमने न्यूमेरिकली 0 90 डिग्री पर थी, उसके रिस्पेक्ट में हम कम या ज्यादा बताते रहते हैं। जीरो मतलब लीस्ट नहीं है, जीरो मतलब लेवल है, 90 डिग्री पर हमने जीरो लिया, तो 0 डिग्री पर आ रही है माइनस पीई, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड पोजीशन। फिर अगर हम थीटा बराबर ले लें 180 डिग्री, तो कोस 180 हो जाएगा -1, तो u बराबर हो जाएगा प्लस पीई, जो कि होगा मैक्सिमम। इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी की करस्पॉन्डिंग है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम जानते हैं कि यहाँ 0 डिग्री लेंगे, यहाँ π/2 लेंगे, यहाँ पाई लेंगे, यहाँ 3π/2 लेंगे और यहाँ 2 पाई लेंगे। अब हम जानते हैं कि हमें cos थीटा का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए ट्राई करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री पर आएगा -p, उसके बाद 90 डिग्री पर 0, 180 पर p, 70 पर 0 और फिर 360 पर दोबारा से -p। तो ये कोसाइन थीटा का ग्राफ मिलेगा।